प्रमुख तौर पर आज बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पर ममता बनर्जी की धमाकेदार जीत के बाद अब हिंसा हंगामे के धमाके हो रहे हैं। टीएमसी शानदार बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, लेकिन खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार चुकी हैं। नंदीग्राम में दोबारा वोटों की गिनती की मांग चुनाव आयोग ने खारिज कर दी है और टीएमसी अब कोर्ट जाने की कोशिश में है। तो उधर कल कई जगहों पर हिंसा की खबरें आई। विजय के जोश में टीएमसी कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। अब ममता की सरकार बनेगी और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना से निपटने की है, जो चुनाव के दौरान राज्य भर में फैल चुका है। हल्दिया के काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी बस कुछ ही वक्त पहले आए थे और तृणमूल के कार्यकर्ता जो यहाँ पर इकट्ठा है इस वक्त, उन लोगों ने उनको भगा दिया, उन्होंने उनसे बदसलूकी की, उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो सिर्फ कुछ वक्त के लिए अंदर गए थे वो यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी फोर्स लगाई गई हुई है, यहाँ पर पुलिस आ रखी है, सेंट्रल फोर्सेस भी आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर इकट्ठा है। ये हल्दिया का काउंटिंग सेंटर है जहाँ पर ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जहाँ की ये तस्वीरें इस वक्त की है। हम थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त शुभेंदु अधिकारी ने बस कुछ ही वक्त पहले नंदीग्राम से अपनी जीत का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 1736 वोटों से वो यहाँ से जीत चुके हैं, पर तृणमूल इसको मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि नंदीग्राम की सीट पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए और ममता बनर्जी ही यहाँ से विजयी घोषित हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह का हुड़कम मचा रहे हैं यहाँ पे जो टीएमसी के सारे कार्यकर्ता है जो इकट्ठा है। मीडिया को भी कह रहे हैं कि अपने कैमरा बंद कीजिए और उनसे भी इस वक्त बदसलूकी कर रहे हैं। वो इस वक्त हल्दिया के इस काउंटिंग सेंटर में रास्ते पर चल रहे हैं और कुछ ही वक्त पहले शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी अंदर गई थी काउंटिंग सेंटर के अंदर और अचानक से वो बाहर आए। बस कुछ ही मिनटों में हम उनके पीछे थे और कुछ ही मिनटों में वो गाड़ी बाहर आई। इन लोगों ने बदसलूकी की उनके साथ और उनके जो कारवा पे है उस पर पत्थरबाजी भी हुई। कैमरामैन खोखोन के साथ पलमी साहब, हल्दिया, आज तक। सूर्य अग्नि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु मिश्रा भी जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले सूर्य अग्नि आपका रुख करते हुए, हिंसा की खबरें कल आई थी, अब इस हिंसा पर काबू पा लिया गया है, पूरी तरह से स्थिति सामान्य है? देखिए, अगर हम अभी की बात करें, स्थिति सामान्य है, लेकिन ये स्थिति कितनी देर तक सामान्य रहती है ये ही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि नेहा, ये गलत होगा कहना कि हमने ये एंटीसिपेट किया था नहीं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो तृणमूल के ऊपर शायद तृणमूल के कार्यकर्ताओं के ऊपर शायद हमला हो सकता है, और अगर तृणमूल की सरकार बनती थी तो शायद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी हमला हो सकता है। ये एंटीसिपेशन बहुत दिनों से ही था, क्योंकि जैसे हमने देखा है बंगाल की इलेक्टोरल हिस्ट्री को, जैसे ही इलेक्शन चुनाव आते हैं बहुत हिंसा बढ़ जाता है, बहुत केसेस ऐसे बढ़ जाते हैं पॉलिटिकल वायलेंस के, और उसके बाद ये शायद इसको एक्सेप्ट करना एकदम सही होगा कि उसके बाद एक पोस्ट पोल वायलेंस की आशंका हमेशा रहती है, और वो ही शायद कहीं कहीं जगह पे हुई है। अभी देखना ये होगा कि कैसे नई एडमिनिस्ट्रेशन जो बन रही है वो इसको किस हिसाब से टैकल करती है, क्योंकि यही शायद कोरोना के बाद ममता बनर्जी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि पोस्ट पोल वायलेंस को उनको कंट्रोल करना है। सबसे बड़ा इम्तिहान और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त हिंसा को रोकना है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ममता बनर्जी का नंदीग्राम से हारना, दोबारा वोटों की गिनती की मांग को खारिज कर दिया गया है, अब टीएमसी कोर्ट जाने का प्लान बना रही है। अब आगे किस तरीके से ये लड़ाई टीएमसी लड़ेगी? क्योंकि एक तरफ तो पश्चिम बंगाल का किला जीत लिया है उन्होंने, लेकिन दूसरी तरफ उनकी ही सीएम हार गई हैं। देखिए, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से टीएमसी को जो करना है वो करे, उसके लिए उनको हर तरीके की छूट है संविधान में। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जाके रिक्वेस्ट किया कि हम रिकाउंटिंग चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं जाए, लेकिन हिंसा के लिए इस लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। आप चुनाव जीते हैं,
बहुत अच्छी बात है। चुनाव के बाद जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है नेहा। ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है कि आप चुनाव जीत गए और जो पार्टी हार गई है उसके खिलाफ इस तरीके की हिंसा हो। इसको रोकना चाहिए। कल ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, उनके तमाम नेता कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस जीत को लेकर बीजेपी में सही में समीक्षा होगी। क्या इतनी बड़ी हार की उम्मीद उन्होंने की थी? 2019 में बीजेपी 121 सीटों पे लीड कर रही थी, 18 लोकसभा सीटें जीत गई। जहां जहां बीजेपी ने चुनाव जीता था वो चुनाव आज वहां पर बीजेपी को सीटें नहीं मिल रही हैं। बीजेपी ये दावा कर रही थी कि 200 पार, लेकिन इस बार नहीं हुआ। हाँ, एक बात जरूर है कि बीजेपी ने यह कहा था कि 2 मई दीदी गई। अब 2 मई में दीदी तो चुनाव हार गई है, लेकिन टीएमसी चुनाव जीती और इतना ये कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत है कि शायद इसकी कल्पना बीजेपी के तमाम नेताओं ने नहीं की थी। हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए आपका और सूर्यग्नि आपका भी। तो ना दावे चले, ना वादे चले, ना हिंदू मुसलमान वाला कार्ड चला, ना ममता पर हमले चले। वोटर्स का फैसला आया तो बीजेपी का खेला हो गया और टीएमसी सत्ता में वापस आ गई। विजय के बाद ममता बनर्जी ने आज तक से पहले इंटरव्यू में बताया कि यह चुनाव किस कदर उनके लिए अहम था। दीदी ये बताइए, लेकिन ये सब जानना चाहते हैं, क्या ममता बनर्जी 2024 में एक तरह से नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देना चाहती है या नहीं? बंगाल का आदमी ने बता दिया कि हिंदुस्तान में अभी नरेंद्र मोदी जी से जाना है और नया कुछ आना है। क्यों अभी जो चल रहा है ठीक से नहीं चल रहा है। आज अगर कोविड हमारा देश में इतना नहीं होता, अगर ठीक टाइम में हम ठीक से काम करते, 6 महीना हम नेग्लेक्ट कर दिया और कितना आदमी का जान चला गया। आज देखो दिल्ली लो पड़ रहा है, आज मुंबई लो पड़ रहा है, आज बहुत सारे स्टेट लो पड़ रहा है। हमारा स्टेट में भी 5 लाख बाहर से आदमी लेकर और सीएपीएफ फोर्स 5 लाख से हम बंगाल में गांव-गांव में जाके पूरा कोविड स्प्रेड कर दिया। और लोगों को कोई आरटीपीसीआर नहीं होता है, लेकिन हमारा काउंटिंग एजेंट को आरटीपीसीआर करने पड़ता है। ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन? ये तो इलेक्शन कमीशन ने किया जानबूझ के। आप लगता है इलेक्शन कमीशन के बहुत गुस्सा है आपका इलेक्शन कमीशन की तरफ? हम चाहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। हमारा कोई गुस्सा नहीं है। आई रेस्पेक्ट द चेयर, इलेक्शन कमीशन, आई रेस्पेक्ट एवरी चेयर, बट ओनली माय सबमिशन विल बी दैट वी वांट, there is a need of the hour for the electoral reforms, and for that reason we have to go to Supreme Court bench and we have to set up a constitution bench. We have to appeal the Supreme Court. Please set up a constitution bench so that 3 nominated persons, they cannot be dictated by the central government whatever they want. And in Bengal also you'll be surprised to know, to retired police officers, they have conducted the election and they change each and everybody. Even my DG is also changed. What was the hardest part of this fight? Right. What was the hardest part of this fight? You have fought a very long battle. What was the biggest? सबसे बड़ी चुनौती क्या? What was your biggest fight? What was the most difficult thing? I addressed 51 days rally along with my leg choke, and I must tell my IT team and my young generation, they worked very hard. They worked very lovably, and the women voters, they gave me the inspiration totally. And also these 2 slogans, Khela Hobe and these 2, Joy Bangla, it gave me the inspiration for this battle. ये महिला वोटर आपके साथ इतना लगाव है, हर चुनाव में महिला वोटर आपको वोट देती है, ये महिलाओं के साथ लगाव क्या है कि ममता बनर्जी को हर चुनाव में महिलाओं का बड़ा अच्छा वोट मिलता है? गौरव का है ना, जो घर में काम करता है वो बाहर में सबसे अच्छा काम कर सकता है। इसी के लिए महिला, we are proud of our women voters and they gave us the vote. Even the new generation, the young generation, they all voted for us. Otherwise also to vote, get this 50% more than vote share is 50%. Did you कभी आपको लगा कि अब इस बार तो did you ever lose hope? कभी आपने आशा छोड़ दी थी कि बहुत मुश्किल होगा, कैसे जीतेंगे? पूरी बीजेपी की फौज थी, कभी ऐसा कभी डर था? मैंने कभी आशा नहीं छोड़ा था कि जब भी कोई मेरे को बात किया, I am from the grassroots level, you know, I can see the eyes of the people, I know the voting patterns and all this, so it was my totally absolute, I was confident that we will cross the double century, and this time we have got maximum. तो कभी कोई अब आपकी
Yes, this time you've got, that's what I'm saying. You've got maximum seats. So, will you make any changes in your style? Will you change the way you do your politics? Because there were allegations against your party, corruption, cut money. I told you that I cannot change myself because I am a commoner and I am a street fighter. I want to continue that. But Didi, not too many commoners have won 3 elections in a row. 3 elections is a huge achievement, each time with a bigger majority. So clearly you have got to connect with the people of Bengal, as you said. I just want to understand though, that for Mamata Banerjee, in politics, you've had a very long struggle. Was it more difficult defeating the left or defeating Modi Shah? No, left they have some ideology, Congress they have some ideology. But Modi Shah, this ideology, this syndicate ideology is something different. They are too much. They are too much. You cannot trust them. They cannot do anything and everything. They can do anything and everything, even with smile face. That is the problem. And they can do the danga, they can do the polarization, they can do the finish the people. They can do anything and everything. I'm really, it's a sad affair for me to say anything about any particular person. I have a respect for the chair, so I respect the chair, and I have no blame for anyone. आपको कोई डर नहीं लगता दीदी? आप ये पूरे कैंपेन में आपको कभी डर नहीं लगा कहीं ना कहीं कि मैं हार जाऊंगी? कोई डर नहीं था। हम लड़ते हैं, हम मरते नहीं है। हम लड़ते हैं, हम डरते नहीं है। हमारा स्लोगन नहीं है कि हम करेंगे, हम लड़ेंगे, हम जिताएंगे, हम दिखाएंगे और बीजेपी को हटाएंगे। That we have done. आप कैंपेन में व्हीलचेयर पे थी और आपको जब इंजरी हुई थी, आज इतने दिनों के बाद आप इतने दिनों के बाद आप चल रही है। Are you now back to work tomorrow morning, Mamata Banerjee? And when will you be sworn in? No. मेरे को प्लास्टर काटा था before 5 days ago, 5-6 days ago. So there I was totally rest. I was totally bed rest for my leg choke, and now I am wearing this anklet and all this, and very small. So it will take some time for. Who has inspired Didi? दीदी, who is your inspiration? कोई role model, inspiration इतनी जो आपको इस चुनाव में ताकत मिली है? Anybody else you see a street fighter like you जो आप Bengal soil. तो ये जय बांग्ला का जो स्लोगन आपका है, क्या वहीं से आपको शक्ति मिलती है? देखिए, जय बांग्ला मीन्स हम बांग्ला को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। I want an honest answer. Did you expect such a landslide? This is even bigger than 2016. Yes, it is. My target was 2-1. My target was, because this is 21 symbolically. So I think these 2 seats, there will be election on 16th, and 1 seat the by-election will be there. So ultimately 2-1 will pass. And election commission, how they are behaving this time, horrible. And central government along with all the agencies, they work very vindictively against of us. I congratulate the people of West Bengal and the country people who are watching all this. How we fought the battle. Only we are the street fighter. And that's why we were able to fight this battle. Nobody can fight this battle, I'm telling you. This is a victory of the people. And Bengal saved the country. I must say Bengal saved the country. And Bengal saved the disaster. The COVID disaster is going on. And because of the COVID disaster, we have already taken a decision that we are not doing any victory rally or anything. But let the COVID process is over. Then a good time we will do the victory rally, not now. Would you call this, though, Didi, your biggest victory? You won in 2011, you won in 2016, now you won in 2021. Is this for you the biggest victory of your political career? Because you said everybody was against you in this election. It was Mamata versus all. That is true. And that's why I think that 2011, there was a political reason to change it, and we have did seat adjustment with Congress. And 16 also we contested alone. That time also everybody was saying that Jyoti is coming. We said no, it is not true. Even this time also I said that it is the women voters, the others, they voted for us like anything. I am so grateful to them. And this is a 21 or new challenge, and this will give a challenge to central government for 24 election. This is a turning point. You know, this has been a very bitter campaign. A lot of the language used, very, very strong words were used. Do you have any
do you want to build bridges with the BJP, with Narendra Modi ji and Amit Shah ji, given the kind of campaign that was run? Do you believe it will be possible for you and the center to work together, for example, in the fight against COVID? Question doesn't arise politically. Number two, for COVID, we want everybody should work together to help the COVID persons, and they should give all the vaccination, and they should supply all the oxygen to the people, because I came to know that there are some states, they are sending it to only BJP state, but they are not sending the opposition state. This is not done. I think that COVID is my priority, and I have no quarrel with any Prime Minister or Home Minister. I have a respect to their chair, and I do respect that, but politically I cannot compromise. ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी को मात दे दी है, मगर उनकी इस जीत के बड़े मायने हैं, उनकी इस जीत के बड़े संदेश हैं। ममता ने साबित किया है कि विपक्ष के नेताओं में फिलहाल वही हैं जो शाह और मोदी की जोड़ी से न सिर्फ टकराने का मादा रखती हैं, बल्कि उन्हें हराने का दम भी रखती हैं। बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना। हर मंच से ममता खेला होबे के साथ ये नारा जरूर लगवाती थी, खेला होबे, बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना, दंगाबाज चाइना, सिंडिकेटर चाइना, तुलाबाज चाइना, भ्रष्टाचारी चाइना, नरेंद्र मोदी चाइना, अमित शाह चाइना। और बंगाल की जनता ने मानो ममता की बात मान ली। बीजेपी के सारे किए कराए पर बंगाल की जनता ने पानी फेर दिया। मगर ममता बनर्जी की ये जीत कोई सामान्य जीत नहीं है। बीजेपी की पलटन के सामने ममता योद्धा बनकर खड़ी रही। ममता की जीत के कई मायने हैं। बंगाली अस्मिता से खुद को जोड़ने में सफल रही। बंगाल चुनाव में बीजेपी ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण, घुसपैठ को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगा रही थी। इनके लिए बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश में थी, लेकिन ममता ने बंगाली अस्मिता का दांव चला और उसमें वो सफल रही। मोदी शाह की जोड़ी का ममता शुरू से विरोध करती रही है और विपक्ष को उन्होंने कई बार एक मंच पर लाने की कोशिश भी की। हालांकि अभी तक ये कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी है, लेकिन बंगाल के इस बेहद तनावपूर्ण चुनाव में जीत के बाद ममता दावा कर सकती है कि मोदी का राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला वही कर सकती है। ममता ने पहले ही कहा था कि वो एक पैर से बंगाल जीतेंगी और दूसरे से दिल्ली। ওই একটা পায়ে আমি যা পড়ে বেড়াচ্ছি, ওই একটা পায়ে দেখবেন বাংলা জয় করব, আর দুটো পায়ে তো দিল্লি জয় আগামী দিন করতে হবে। बीजेपी को क्षेत्रीय पार्टियां रोक सकती हैं। बंगाल में ममता की जीत इस थ्योरी पर फिर मुहर लगा रही है कि बीजेपी को क्षेत्रीय पार्टियां रोक सकती हैं। बंगाल से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ऐसा कारनामा कर चुकी है। कोरोना को लेकर मोदी सरकार घिरेगी। कोरोना के बीच चुनावी रैलियों और फिर बढ़ते केसों को लेकर आलोचना झेल रही मोदी सरकार पर विपक्ष और हमलावर हो जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष शासित राज्यों और केंद्र के बीच रस्साकशी पहले से ही चल रही है। बीजेपी की 2024 की तैयारी को झटका। बीजेपी ने अभी से 2024 के आम चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। बंगाल उसकी रणनीति के केंद्र में था। अगर बीजेपी बंगाल जीतती तो इसे आधार बनाकर आगे की तैयारी होती। मौसमी सिंह के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। पश्चिम बंगाल में ममता का जीतना विपक्ष के लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। इस जीत से विपक्ष को भरोसा मिलेगा कि अगर विपक्षी नेता मिलकर बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। অনেক ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। दिल्ली से आकर किसी भी राज्य में इस प्रकार से दादागिरी कोई नहीं कर सकता, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। इस देश के अंदर में जो नफरत की राजनीति करेगा वो औंधे मुंह गिरेगा। बंगाल के चुनावी नतीजों में टीएमसी की बम बम हुई तो विपक्ष के हाथ बीजेपी पर हमले का सबसे धारदार हथियार मिल गया है। बंगाल में ममता बनर्जी की जीत को कोई बीजेपी की दादागिरी का जवाब बताने लगा तो कोई नतीजों को नफरत की राजनीति का नतीजा। ऐसे में ये बात बिल्कुल साफ है कि बंगाल के चुनावी नतीजे बीजेपी और पीएम मोदी के सामने नया चैलेंज लेकर आए हैं, क्योंकि इन नतीजों ने विपक्ष की एकजुटता को अब ऑक्सीजन दे दिया है। और यही वजह है कि ममता की जीत के बहाने विपक्षी सीधे पीएम मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को सब कुछ छोड़कर, कोरोना की लड़ाई छोड़कर पश्चिम बंगाल में इस तरह से व्यस्त रहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं था। पार्टी लड़ती है, लेकिन प्रधानमंत्री जब उतरते हैं किसी युद्ध में और हार जाते हैं तो उसका ठिकरा भी दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री के ऊपर पड़ता है। ये देश के लिए ठीक नहीं। बंगाल में दीदी की बम्पर जीत के बाद विपक्षी नेताओं के बधाई संदेश में भविष्य के सियासी रणनीति की झलक साफ दिखाई दे रही है। ममता को बधाई देते हुए एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने लिखा, ममता बनर्जी आपको शानदार जीत पर बधाई। लोगों के कल्याण के लिए और मिलजुल कर वैश्विक महामारी से निपटने की दिशा में काम जारी रखेंगे। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी का दमदार तरीके से मुकाबला करने के लिए दीदी को बधाई दी। पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत के लिए बधाई, क्या मुकाबला किया है, पश्चिम बंगाल के लोगों को बधाई। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने तो ममता को बधाई देने के बहाने बीजेपी और चुनाव आयोग तक को निशाने पर ले लिया। बीजेपी और पक्षपाती चुनाव आयोग ने आपको हर तरह से रोकने की कोशिश की, लेकिन आप विजयी हुई। अगले 5 सालों के लिए शुभकामनाएं। वहीं पप्पू यादव ने तो ममता बनर्जी को पीएम मोदी का विकल्प बता दिया। दीदी इस देश की भविष्य, तो बोलते थे मोदी नहीं तो कौन, दीदी इस इंडिया की फ्यूचर। लंबे समय से विपक्ष को मोदी और शाह की जोड़ी का कोई जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन ममता ने जिस दमखम के साथ बंगाल में जीत हासिल की है उसने विपक्ष को भी नई प्राणवायु दे दी है, जिसका सीधा असर आने वाले वक्त में देश की राजनीति पर दिखाई देगा। मौसमी सिंह के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। देश भर में कोरोना अपना शिकंजा और ज्यादा कसता जा रहा है। देश भर में कुल मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में नए केस में मामूली कमी ही दर्ज की गई है। नए बीमार का आंकड़ा 3,70,000 तक पहुंच चुका है, लेकिन 3400 के करीब मौतों का आंकड़ा डरा रहा है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में कुल मामलों का आधा हिस्सा फैल रहा है, तो वहीं लोगों का वही एक सवाल है, कहां है बेड, कहां है इलाज, कहां मिल रही है ऑक्सीजन और वैक्सीन, और क्या कर रही है सरकार? कब तक जारी रहेगी मौत की कतार? क्योंकि लगातार बढ़ते आंकड़ों ने लोगों में अब डर और दहशत भरना शुरू कर दिया है। किस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 3,68,147 नए मरीज पूरे देश भर में सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 3,417 लोगों की जान गई है। ये ताजा आंकड़े जो देश भर के हैं। 34,13,642 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त देश भर में, और 24 घंटे में कोरोना से 3,732 मरीज स्वस्थ भी हुए। हालांकि जो नए केस हैं इसमें मामूली गिरावट है, लेकिन अभी फिलहाल आंकड़े हर दिन ऊपर की ओर ही बढ़ रहे हैं। 3,68,147 नए मामले पूरे देश भर में। हर जगह के आंकड़े आपको दिखा देते हैं, क्योंकि राज्यवार स्थिति भी ठीक नहीं है। कर्नाटक से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, केरल भी पीछे नहीं है। पिछले 24 घंटे में 3,68,147 नए मामले देश भर में, 3400 करीब मौतें हैं, 3,417 लोगों की जान गई है देश भर में।
ये वो आंकड़े हैं दरअसल जो रजिस्टर होते हैं। इसके अलावा भी आंकड़े हो सकते हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। लेकिन आपको बता देते हैं नए मामले 20,394, दिल्ली में मौतें 407 पिछले 24 घंटे में दिल्ली का ये कोरोना अपडेट। मुंबई से हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवेन श्रीवास्तव हैं। वहीं दिल्ली से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुमार कुणाल, आपका रुख करते हुए, क्योंकि दिल्ली हमेशा फोकस रहता है, दिल्ली में लगातार मामलों का बढ़ना, लॉकडाउन का एक्सटेंड होना, तमाम तरीके से हमने देखा है जो संसाधन है उनकी कमी होना, स्थिति कब तक बेहतरी की ओर बढ़ सकती है, यही सबका सवाल है। लेकिन यहाँ एक जो संकेत मिला है बेहतरी के, वो कल के आंकड़ों में मिलते हैं। 28% रह गई है जो पॉजिटिविटी रेट है, जिस पर सबसे ज्यादा नजर थी, जो 35% तक पहुंच गई थी। तो एक राहत की बात है, लेकिन 20,000 से अभी भी अधिक संख्या में हर रोज मरीज जा रहे हैं। ये चिंता की बात है। लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बीच में जो हम कतार आपको दिखाएंगे, ये है वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हुई है आज दिल्ली में 18 साल से 45 साल के उम्र के बीच के लोगों में। और आप देख सकती हैं कि किस तरीके से युवा बड़ी संख्या में, इस समय हम वेस्ट विनोद नगर में हैं, जहां पर लोगों ने यहाँ पर कतारों में अपनी भागीदारी शुरू की है। आप लोग, आज पहला दिन है वैक्सीनेशन का, लगता है क्या कि आज पहला मौका था, आपने पूरा इस्तेमाल किया? बिल्कुल सर, कोरोना को हराना है तो जितनी जल्दी हम लोग वैक्सीनेशन करा लें तो उतना ही बेटर होगा। चेन को ब्रेक करना है। कई डर है जो सेकंड वेव का है, जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ रहा है? बिल्कुल, इस समय जो चल रहा है डर तो हो ही गया है हम लोगों को, इस तरह से कि इससे कोई इन्फेक्ट हो जाए तो हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, और या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। यह सब कुछ देखते हुए ये बहुत जरूरी है। लोगों में डर भी है। और अब क्या आपके मन में कोई शंका है वैक्सीनेशन के लिए जा रही है? नहीं, तो लोग बिना शंका के, बिना डर के, बिना झिझक के, जिस तरीके से कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं, उस तरीके से लंबी कतारें आपको देखने को मिल रही हैं। और खासतौर पर युवाओं की भागीदारी। अब चूंकि 18 से 45 साल के उम्र वर्ग के लिए वैक्सीनेशन का दरवाजा खोल दिया गया है, तो ये सरकारी स्कूल है जहां वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। वहां पर बड़ी संख्या में लोग इस समय वैक्सीन के जरिए अपने आप को पहला सुरक्षा शील्ड देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, ताकि लोग सुरक्षित रहें और उनके जरिए बाकी भी सुरक्षित रहें। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। शिवेंद्र, यूपी की सरकार ने साफ किया था कि उत्तर प्रदेश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। वहां पर इस वक्त वैक्सीनेशन ड्राइव का क्या हाल है? वैक्सीन मुहैया हो रही हैं या फिर वहां भी कमी है? देखिए नेहा, जिस दिन शुरू हुई यहाँ वैक्सीनेशन की दूसरी ड्राइव, जिसमें 18 से 44 उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी थी, उस दिन पहले साफ किया गया था कि 75 जिलों में होगी। लेकिन आखिरकार जब शुरुआत हुई तो 7 जिलों में सिर्फ शुरू की गई, और उस 7 जिलों में जहां जहां शुरू होनी थी वहां लगभग हर जगह 3,000 सिर्फ पेशेंट्स को लगा, मतलब 3,000 लोगों को लगाई जाने वाली थी, जो कि 18 से 44 वाली उम्र में थे। साथ जो 45 से ऊपर वाली उम्र के थे उनके भी काउंटर जारी रखे गए। लेकिन दूसरे ही दिन स्थिति बदल गई, स्थिति और खराब हो गई। जो वैक्सीनेशन सेंटर थे वहां पर तमाम लोगों की इस बात की शिकायत आई कि उनको नंबर दिया गया, टाइम अलॉट किया गया, और जब वहां पर पहुंचे तो उनको वैक्सीन लगाने से मना कर दिया गया, कहा गया स्टॉक में नहीं है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में भी जो वैक्सीन की सप्लाई हुई है उसकी जो संख्या है वो कम है। हाँ, एक बात जरूर है कि यहाँ पर जो ऊपर की उम्र वाले लोग हैं उनको वैक्सीनेशन हो रहा था और उनकी ड्राइव चल रही है, लेकिन 18 से 44 वालों को जो एडिशनल जो लॉट थी जो दी जानी थी वो नहीं हुई। इस बीच सरकार ने जरूर कहा कि उन्होंने 5 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर दिए हैं और सारे स्थायी इंतजाम जो है आगे के वो बढ़ाए हैं जिससे कि वैक्सीन दी जा सके। लेकिन लोग ये शिकायत करते हुए नजर आए, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद के साथ वैक्सीनेशन के लिए आए थे और उनको लग रहा था कि एक पहली डोज लगवाने के बाद वो सुरक्षा की ओर बढ़ जाएंगे और जो डर और चिंता और परेशानी हो रही है उससे थोड़ी मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस चीज ने और चिंता उनकी बढ़ा दी कि वैक्सीन की अगर कमी है तो कब उनको ठीक से मिल पाएगी, कब उनको सुरक्षा मिल पाएगी, ये भी उनकी चिंता की बात रही। और इसके अलावा नेहा और भी बात है, यहाँ पर जो तमाम चीजों की कमी की बात कर रहे थे, चाहे ऑक्सीजन की, दवाइयों की या फिर बेड्स की, उसमें थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, क्योंकि वॉर फुट पर सरकार ने अपनी टीम्स के लोगों को चेंज किया, उनको सख्त निर्देश दिए और संख्या भी बढ़ाई है।
डीआरडीओ वाला अस्पताल भी कल परसों में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो एक और नया डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि दवाइयों की कालाबाजारी और उसकी मांग को कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य निदेशालय की तरफ से एक निर्देश दिया गया है, जिसमें डॉक्टरों को ताकीद की गई है कि कोई स्पेसिफिक कंपनी की दवाई न लिखें वो, जिससे कि उसकी कमी ना होने पाए। उसके सॉल्ट को लिखें जिससे कि उसका अल्टरनेट या फिर जो यहाँ पर जो दूसरी दवाइयां होती हैं, उसी का वैकल्पिक दवाइयां होती हैं, वो केमिस्ट दे सकेंगे, जिससे कि जो मारामारी मची हुई वो भी कम हो सकेगी। तो कुछ रास्ते अपनाने की कोशिश जरूर सरकार ने की है, लेकिन स्थिति अभी बेहतरी की तरफ बहुत नहीं है। आंकड़ों में भले दिखता हो कि 1-2 दिन में आंकड़े कम हुए, लेकिन हकीकत यह है कि जितने संख्या है 30,000 के आसपास संख्या संक्रमण की प्रतिदिन होना और 5,000 के आसपास केवल राजधानी लखनऊ में होना, ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। और इसी के लिए सरकार कोशिश तमाम कर रही है। हो सकता है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ राहत मिले, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी मिड मई तक यही हालात रहने वाले हैं। शिवेंद्र, इस बीच पंचायत चुनाव की गिनती भी चल रही है, कहा जा रहा है शाम तक नतीजे आ सकते हैं। संक्रमण ने इन नतीजों को थोड़ा सा डिले किया है, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, नतीजों के ऊपर इन संक्रमण का शायद उतना असर न पड़ा हो, लेकिन इस जो मतगणना है उससे आगे संक्रमण पर असर जरूर पड़ सकता है, ये बात साफ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मतगणना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की साफ तौर पर धज्जियां उड़ती दिखी थी। कई जगह सुप्रीम कोर्ट ने जबकि कहा था कि प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया जाएगा, उनके टेस्ट करा करके तब मतगणना स्थल तक जाने दिए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों के एंटीजन टेस्ट हुए या फिर सिर्फ थर्मल स्कैनिंग हुई, जिससे कि साफ हो जाए कि वो उनको कोविड है कि नहीं है। लेकिन थर्मल स्कैनिंग से ये रूल आउट नहीं किया जा सकता। एंटीजन टेस्ट भी बहुत बार फेल होता नजर आया, उससे भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी थी, वो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में साफ तौर पर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल दिखी और प्रशासन पूरी तरह से लाचार रहा। कहीं थोड़ी बल भी प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज भी करना पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर के संक्रमण पर इन नतीजों का वहां पर मतगणना होना, उसका असर पड़ सकता है, ये भी यहाँ पर शिवेंद्र साफ करते हुए रुक करेंगे। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं। पंकज, वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव का क्या सूरत हाल है? आप अपने पीछे की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए और दिखाइए किस तरीके से अब एक बार फिर से जब ये ड्राइव शुरू हुई है या फिर नहीं भी शुरू हुई है तो वहां पर क्या तस्वीर है वो पहुंचाइए हम तक। जी बिल्कुल नेहा, वैक्सीन की कमी तो मुंबई में बहुत है, भारी कमी है ये कहना चाहिए। इस वक्त मैं मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के सामने मौजूद हूँ। लगातार चौथे दिन 45 साल से ऊपर के लोगों के जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है, कारण वैक्सीन की कमी है। हालांकि 18 से ऊपर जो लोगों की वैक्सीनेशन ड्राइव है, 18 साल से ऊपर के लोगों की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी सिर्फ 5 सेंटर्स में चलाई जा रही है, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि वैक्सीन की कमी है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा है, लोगों से ये दरख्वास्त करी है कि सेंटर्स के सामने जमा ना हो, वॉक-इन्स आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ओवर द काउंटर रजिस्ट्रेशन की मनाही बताई गई है। कहा है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपको स्लॉट मिला है तो ही आप यहाँ पर आइए, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में थोड़ा बहुत डर जरूर है, इसलिए मैं चाहे सेंटर के सामने वाला गेट है जिसको बैरिकेड किया गया है या सड़क पे जो बैरिकेडिंग करी गई है, वहां तमाम लोग सुबह से पहुंच रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ चांस लग जाए, शायद सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनको अंदर दाखिला मिल जाए। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है। प्रशासन ने यहाँ पर कहा है वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनके पास स्लॉट्स है, सिर्फ और सिर्फ उनको ही वैक्सीन मिलेगी। लोगों में डर इसलिए भी है कि कई मेडिकल एक्सपर्ट्स ने यह कहा है कि शायद जुलाई अगस्त से थर्ड वेव आ सकती है, और एक ऐसे समय में जबकि वैक्सीन ज्यादा उपलब्ध नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन ज्यादा उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा उपलब्ध नहीं है, तो लोगों में एक काफी डर भी बैठा हुआ है। डर सीनियर सिटीजन में भी मैं काफी देखता हूं पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि उनकी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो काफी सस्पेंड करी हुई है। काफी सीनियर सिटीजन बैरिकेडिंग के बाहर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हमें पहली डोज तो लग गई है, आखिर दूसरी डोज कब लगेगी, लेकिन वैक्सीन की कमी है, इसलिए वैक्सीनेशन ड्राइव जितनी फोर्स से चलना चाहिए हो नहीं पा रहा है। चाहे वो कॉर्पोरेशन हो, बीएमसी, या चाहे राज्य सरकार हो, उसका कहना है कि वो वैक्सीनेशन ड्राइव तो पूरी फुल फोर्स से विग्रसली चलाना चाहता है, लेकिन वो मजबूर है, वो करे तो क्या करे, वैक्सीन उसके पास मौजूद है नहीं। मुंबई की बात करूं तो केसेस नीचे जरूर आ रहे हैं। एक समय वो था नेहा जब 10,000 के ऊपर मुंबई केसेस रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अब वो संख्या घटकर 3,000 के पास रह गई है। कल मुंबई ने 3,672 केसेस रिकॉर्ड करे, लेकिन
अभी भी कंटेनमेंट जोन 100 के ऊपर है, 107 पे। एक्टिव सील्ड बिल्डिंग्स भी अभी 903 है, यानी खतरा टला नहीं है, लेकिन आंकड़े नीचे जरूर आ रहे हैं। राहत मुंबई को जरूर है, लेकिन सच बात तो ये भी है कि मुंबई और महाराष्ट्र में वैक्सीन की बहुत भारी कमी है। एक तरीके से देखा जाए तो संसाधनों की कमी सिस्टम का एक बड़ा फेलियर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी की शिकायतों के बीच दिल्ली से फिलहाल एक राहत की खबर है। दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेलगांव में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। ये सेंटर दरअसल ऑक्सीजन प्लांट वाले दिल्ली का पहला कोविड केयर सेंटर बन चुका है। यहाँ करीब 1,500 लीटर उत्पादन क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। डॉक्टर्स फॉर यूज संस्था की तरफ से इसे वहां इंस्टॉल किया गया है। 1,500 लीटर इसकी उत्पादन क्षमता है, जो काफी हद तक दिल्ली वालों को अब सांस मुहैया करा सकेंगे, क्योंकि लगातार हमने देखा था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी। लोग दर दर भटक रहे थे, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, कहीं ऑक्सीजन रिफिल नहीं मिल रहा था। अब इस प्लांट के लगने से थोड़ी राहत की उम्मीद की जा सकती है। देश की राजधानी में ऑक्सीजन और बेड ढूंढना बेहद ही मुश्किल काम हो गया है। बेड ढूंढना तो मानो रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर है, लेकिन वहीं ऑक्सीजन की किल्लत आम लोगों के लिए भी परेशानी बन गई है। लेकिन एक खुशखबरी भी है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, ये कोरोना सेंटर का बाहर का हिस्सा है, जहां ठीक मेरे पीछे ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इस कोरोना सेंटर को ऑक्सीजन मिली है पहली बार, और पूरी दिल्ली में ये पहली बार हुआ है जब किसी कोरोना सेंटर को अपनी ऑक्सीजन प्लांट बनाने की तस्वीर सामने आई है। कितनी इसकी क्षमता है और कितनी ऑक्सीजन ये प्लांट जनरेट करेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर्स फॉर यू संस्था की तरफ से इस प्लांट को यहाँ पर लगाया गया है। दिखने में ये प्लांट थोड़ा छोटा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में कई अस्पतालों से रोजाना ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आती हैं। पिछले दिनों कई ऐसे हमने अस्पताल देखे जहां पर ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत तक हो गई। ऐसे में ये कितना मददगार साबित होगा। डॉक्टर्स फॉर यू के जो डॉक्टर सैयद हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप प्लांट के नजदीक आ जाइए और हमें बताइए कि ये प्लांट जो है कितनी ऑक्सीजन जनरेट करेगा और यहाँ पर मरीजों के लिए किस तरह से ये मददगार साबित होगा। सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो अराउंड 32 डी टाइप सिलेंडर्स के लगभग ये एक दिन में प्रोड्यूस करेगा। दैट विल कम सम अराउंड 1500 लीटर्स पर डे। और उससे हम लोगों ने 15 बेड्स कनेक्ट किए हैं। दैट विल हैव कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई। वहीं कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में जब एक एक सांस भारी है, तो सरकार के मुकाबले संस्थाएं ज्यादा मददगार साबित हो रही हैं। पटना में महावीर मंदिर फ्री ऑक्सीजन देकर मरीजों की मदद कर रहा है। आपके अपनों की सांसें चलती रहे, इसीलिए कोरोना काल में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत पूरे देश में महसूस की जा रही है, और इसी की किल्लत भी जो है इस वक्त पूरे देश में देखी जा रही है। और इसी क्रम में पटना में मुफ्त में सिलेंडर भरा जा रहा है, यानी कि मुफ्त में ऑक्सीजन जो है वो लोगों को प्रदान किया जा रहा है। और ये जो किया जा रहा है पटना के मशहूर महावीर मंदिर के तरफ से। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप यहाँ देखिए कि महावीर मंदिर पर जो है वो लगातार यानी 24 घंटे यहाँ पर मुफ्त ऑक्सीजन जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। जो जरूरतमंद लोग हैं वो यहाँ अपने खाली सिलेंडर को लेकर लगातार पहुंच रहे हैं, और यहाँ आने के बाद उन्हें ऑनलाइन छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना है, आधार कार्ड दिखाना है, और उसके बाद जो वो सिलेंडर लेके आते हैं उसको यहाँ पर जो है वो भरा जा रहा है।